हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं साउंड चैप्टर को ही। साउंड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इसको इको भी बोला जाता है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज सिंपली जब साउंड वेव मेरा ट्रैवल करता है कोई भी एक मीडियम में, उसके सामने कोई अगर ऑब्स्टेकल आ गया, उसके सामने कोई एक ऑब्स्टेकल आ गया तो वो उसके साथ क्या करेगा, टक्कर खा के वापस उसी जगह पर आ जाएगा, जहाँ से निकल के गया था उसी जगह पर आ जाएगा। इसलिए हमें कभी कभी एक बार हम बोल देते हैं, हमें 2-3 बार सुनने को मिलता है, उसको बेसिकली इको बोलते हैं। और वो पॉसिबल क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब साउंड कोई एक ऑब्स्टेकल में टक्कर खा के वापस उसी जगह पर आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये इको क्या होता है? इको बेसिकली प्रोड्यूस होता है कब? जब मेरा साउंड वेव जाके कोई एक ऑब्स्टेकल से टक्कर खा के वापस आएगा और हमें दोबारा से वही साउंड सुनने को मिलेगा, जबकि मेरा ओरिजिनल साउंड जो है वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, व्हेन द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड, व्हेन द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड। ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल साउंड होगा वो तब तक खत्म हो चुका है। मतलब मैं अभी बोल दिया था, मेरे को 2-3 सेकंड बाद मेरा आवाज फिर से सुनने को मिल रहा है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम इको। ये जो हमारे पास इको ऑफ साउंड होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या क्या होता है? पहला कंडीशन ये है कि मेरा जो पार्टिकल्स होंगे, जिस ऑब्स्टेकल में मेरा जाके साउंड टक्कर खाएगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज साउंड के वेवलेंथ के साइज से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल मैटर should be greater than the wavelength of साउंड। साउंड के वेवलेंथ से पार्टिकल्स, ऑब्स्टेकल्स के पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो टक्कर खा के वापस आएगा। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन मेरे पास जो है वो है कि मेरा जो साउंड वेव है ना, उसका इंटेंसिटी सफिशिएंट होना चाहिए। साउंड वेव का इंटेंसिटी मेरा सफिशिएंट होना चाहिए। इंटेंसिटी अगर कम होगा, धीरे से ऐसे फुसफुस करके कुछ बोल दूंगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा। इको के लिए मुझे एक सर्टेन इंटेंसिटी चाहिए, जोर से चिल्लाना पड़ेगा या फिर कोई सा एक मिनिमल भी वॉइस हो, उसमें बोलना पड़ेगा मेरे को। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी फेयर। ठीक है, इंटेंसिटी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 2 कंडीशंस हमें पता चल गया। अभी तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है परसिस्टेंस ऑफ ऑडिएबिलिटी को लेके, कि मेरा जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड और मेरा जो इको साउंड जो मेरे को सुनने को मिल रहा है, उनके बीच का इको नहीं, सॉरी, मेरा जो रिफ्लेक्टेड साउंड, बेसिकली रिफ्लेक्टेड साउंड, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों के बीच का टाइमिंग 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। 0.1 यानी कि 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमारे ह्यूमन ईयर का जो परसिस्टेंस ऑफ ऑडिएबिलिटी होता है, हम कोई भी एक साउंड सुनते हैं, कोई भी एक वर्ड सुनते हैं, तो वो हमारे कान में कब तक रहता है? हमारे कान में 0.1 सेकेंड तक रहता है। और इस 0.1 सेकेंड के अंदर अगर वही सेम वर्ड हम दोबारा सुन लिए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वाला पहला साउंड था, कौन सा वाला दूसरा था। हमें बस एक ही साउंड सुनाई देगा। लेकिन वही सेम साउंड, वही सेम एम्पलीट्यूड का सेम साउंड अगर 0.1 सेकेंड के बाद मेरे को सुनाई दिया तो मेरे को लगेगा कि हाँ, ये पहले सुना था, फिर अभी दूसरी बार इसको सुन रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे को रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है, तभी जाके मेरे को इको सुनाई देगा। 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो इको सुनाई नहीं देगा, वही सेम साउंड मेरे को बस एक ही बार सुनाई दे देगा। ठीक है, 2 बार सुनाई नहीं देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मेरे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अभी तो हमें टाइम पीरियड का पता चल गया, कंडीशंस क्या क्या है पता चल गया। अभी डिस्टेंस कितना होगा, कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए। मैं क्या अभी इधर बोल दूंगा इको प्रोड्यूस होगा, इधर से इधर बोल दूंगा इको प्रोड्यूस होगा, या फिर इधर से खड़ा होकर एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कहीं चिल्लाऊंगा इको प्रोड्यूस होगा? कब, कितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होगा? उसके लिए अज्यूम करते हैं, सपोज मैं इधर खड़ा हूँ और मेरे सामने d डिस्टेंस पे एक ऑब्स्टेकल खड़ा है, ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं है सॉरी, रखा गया है। ठीक है, मैं एक आवाज़ दिया, सपोज कुछ एक आवाज़ दिया, मेरा आवाज़ गया, मेरे को इको कब सुनाई देगा? जब मेरा आवाज़ मेरे पास वापस आएगा तब मेरे को इको सुनाई देगा। मतलब मेरा जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? d गया फिर d आया, मतलब मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस जो मेरा साउंड ट्रैवल किया वो कितना हो गया? 2d हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। अभी मेरा जो साउंड था उसका स्पीड कितना था? उसका स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड हम बेसिकली एवरेज साउंड का स्पीड जो है उसी को ही अज्यूम करते हैं। तो मेरा जो स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसमें से टाइम होगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसमें से मैं अभी टाइम पीरियड मेरे को पता है कितना है, 0.1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना पता चल गया? 2d। और स्पीड, मेरे को स्पीड कितना पता है? 340। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा d 17 मीटर। मतलब ये हमारे पास एक चौथा कंडीशन आ गया, चौथा कंडीशन कि मेरा डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए इको प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, अगर मैं इको प्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कोई भी एक साउंड का तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे को 17 मीटर का चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ कंडीशंस हो गया, हमें डिस्टेंस पता चल गया और कितने कितने कंडीशंस चाहिए इको प्रोड्यूस कराने के लिए वो पता चल गया। अभी देखते हैं इको का जो फॉर्मूला है उसमें से हम लाइट का स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, इको का फॉर्मूला हमें क्या मिला अभी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए? T इक्वल्स टू 2d अपॉन v। इसमें से सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट अगर कैलकुलेट करना है तो, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इक्वल्स टू 2d बाय t। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सभी को इको वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ डिटेल्स न्यूमेरिकल्स डिस्कशन के साथ।